क्या एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिगाड़ेंगे लालू नीतीश का बिहार में खेल? इस पर हम करेंगे बड़ी चर्चा। खुद ओवैसी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर माथापच्ची को लेकर सीटों की आ रही है एनडीए के खेमे से, उस पर नजर डाल लेते हैं। अभी तक मामला नहीं सुलझा है, सीटों का पेच उसी तरह से बदस्तूर जारी है और इसी वजह से, इस देरी की वजह से साफ संकेत मिल रहे हैं कि कोई भी फॉर्मूला अभी नहीं बन पाया। एनडीए में सीट फॉर्मूले का खुलासा अभी नहीं। एनडीए में अभी तक माथापच्ची हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसमें देरी हो रही है। अमित शाह पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इसी मुद्दे पर। अमित शाह के घर पर हैं इस वक्त जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी का पेच बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मांझी वो फैक्टर साबित हो सकते हैं जो महादलित को अपनी तरफ खींचने में एनडीए में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नीतीश कुमार से उनकी दुश्मनी कैसे एनडीए के खेमे में उनके आने से फायदा इधर हो सकता है, वो सब निर्भर करेगा इस बात पर कि क्या कोई फॉर्मूला बन पाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हो रही है, यानी अभी भी सीट को लेकर रस्साकशी जारी है। संकेत बड़े अच्छे नहीं हैं और ये आप देख रहे हैं जीतन राम मांझी अमित शाह के घर पर इस वक्त भी मौजूद है। बातचीत चल रही है। अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष और रामविलास पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें माना जा रहा था कि एक ऐसा चेहरा एनडीए का सामने रखा जाएगा जिसमें तालमेल है। सीटों को लेकर माथापच्ची बहुत ज्यादा नहीं है, बातचीत हो रही है, रास्ता निकल रहा है, बल्कि निकल गया है, फॉर्मूला बन गया है, लेकिन वो होता नहीं दिख रहा है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी, यानी फॉर्मूले पर अभी तक दोनों तरफ से समझौता नहीं। साफ कहते हैं कि रस्साकशी जो है पूरे मुद्दे पर अभी भी जारी है और ठनी हुई है, मतलब एक तरह से। देखिए, बिल्कुल रस्साकशी बिल्कुल जारी है सीटों के बंटवारे को लेकर। जीतन राम मांझी जो है वो चाहते हैं कि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि उनको 15 सीटें दी जा रही हैं, उससे वो नाराज है। वो चाहते हैं कि उनको इससे ज्यादा सीटें दी जाए। उपेंद्र कुशवाहा भले ही मान गए हैं जो अमित शाह ने उनको दिया है, उन्होंने खुद पत्र लिख के दिया है। रामविलास पासवान की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जीतन राम मांझी के जो 9 विधायक हैं उनको टिकट ना दिया जाए, और अगर दिया जाए तो 3 ऐसे विधायक हैं जिनको वो बिल्कुल नहीं चाहते टिकट दी जाए। जो जमुई लोकसभा क्षेत्र है, वहां से उनके जो बेटे हैं उनमें वो तीनों विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, वहां जो टिकट दिए जाए वो एलजेपी के टिकट पे दिए जाए। तो इसी तरीके से माथापच्ची अभी बहुत ज्यादा चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी 6:30 बजे, वो नहीं हुई। अमित शाह बिल्कुल तैयार थे, लेकिन मांझी एंड वक्त पर जो है वो नाराज हो गए और उनसे मुलाकात करने धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव गए, और अब अनंत कुमार भी जो है वो अमित शाह के घर आ गए हैं, जीतन राम मांझी भी आ गए हैं। कह सकते हैं कि बातचीत जरूर चल रही है, निकलेगा हल जरूर, लेकिन कब निकलेगा, अब से थोड़ी देर में निकलेगा या और समय लगेगा, इस पे कहने के लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। जी, शुक्रिया आपका हिमांशु। आप बनाइए रखिए इस खबर पर, क्योंकि महत्वपूर्ण है। सीटों को लेकर इस वक्त भी माथापच्ची, कुछ लोगों को लेकर जो रस्साकशी है मांझी और पासवान के बीच, इनसे पार पाना पड़ेगा एनडीए को। लेकिन इसी बीच उस बड़ी खबर का रुख करते हैं जिस पर हम बहस करने वाले हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के विधानसभा चुनाव में एंट्री का ऐलान कर वहां की सियासत में एक जबरदस्त ट्विस्ट दे दिया है। ओवैसी ने कहा है कि वो सीमांचल इलाके में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीटों का खुलासा भी नहीं किया है साफ साफ। सवाल है कि क्या ओवैसी के इस फॉर्मूले से, इनके इस फैसले से लालू नीतीश का खेल खराब होगा और बीजेपी को होगा फायदा? बिहार की चुनावी जंग अब और दिलचस्प होने जा रही है। सियासत का एक पुराना खिलाड़ी बिहार में नई पारी की शुरुआत करने जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे। फिलहाल रणभूमि बिहार का सीमांचल इलाका होगा। कि सीमांचल के रीजन में ही हम इलेक्शन लड़ेंगे। सीमांचल की पसमानदगी बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई सीमांचल की बात ही नहीं कर रहा है इलेक्शन में, हम सीमांचल की पसमानदगी की बात कर रहे हैं। बिहार की सियासी बिसाहत में ओवैसी की इस चाल के पीछे वजह कई है। राज्य के सीमांचल इलाके में 4 जिले अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज आते हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। यहाँ की कुल करीब 1 करोड़ की आबादी में 40% मुसलमान हैं। माना जा रहा है कि किशनगंज की सभी विधानसभा सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार ताल ठोकेंगे। अररिया और पूर्णिया की 2 मुस्लिम बहुल सीटों पर और कटिहार की 1 मुस्लिम बहुल सीट पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। अगस्त के महीने में ओवैसी ने सीमांचल में एक रैली भी की थी। हालांकि बाकी दलों का दावा है कि ओवैसी के ऐलान से फर्क नहीं पड़ेगा। ओवैसी ने फिलहाल सीटों का खुलासा नहीं किया है,
लेकिन मुमकिन है कि उनकी पार्टी सीमांचल में महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी कर जाए। हैदराबाद से अशोक पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। ओके सर, थैंक यू। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखा दें वो चेहरे जो हमारे साथ इस बहस में शामिल होंगे। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM के मुखिया जुड़ चुके हैं। अली अनवर साहब JDU की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में संबित पात्रा भी BJP से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जरा आपको सुना देते हैं अजय आलोक क्या आरोप लगा रहे हैं ओवैसी पर। सबसे पहला सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे। 2 आरोप, संगीन आरोप JDU की तरफ से। पहला ये कि आप जानबूझकर BJP के एजेंट हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आरोप नंबर 2 कि आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। दोनों पर आपका जवाब। इन दोनों सवाल का जवाब दूंगा, मगर इससे पहले अभी जिस शख्स ने यह कहा कि पैसे मिले हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इसके खिलाफ मैं क्रिमिनल डिफेमेशन नोटिस दूंगा और इनको कोर्ट तक लेकर जाऊंगा और इनके चप्पलें खसा दूंगा मैं, क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये अपनी बुज़दिली के मुजाहरे कर रहे हैं। अब आपने जो सवाल किया कि हम क्यों लड़ रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, देखिए मैं कई मर्तबा कह चुका हूं, हिंदुस्तान एक हेट्रोजिनस कंट्री है, किसी की ठेकेदारी नहीं चल सकती। अगर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में BJP जीत गई तो क्या OIC जिम्मेदार है? दिल्ली में इलेक्शन हार गए लोग, हाँ, और लोकसभा के जब इलेक्शन हुए NDA ने 31 लोकसभा की सीटें जीती, तो मैं जिम्मेदार हूं। सीमांचल के अंडर डेवलपमेंट और नाइंसाफी की मैं बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं सीमांचल की हद तक इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने ये भी कहा कि अभी हमने फैसला नहीं लिया कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे। मैंने ये भी कहा कि किसी पार्टी से अलायंस नहीं होगा। मैंने ये भी कहा कि जहां पर हमारा कैंडिडेट नहीं होगा, आप कम्युनल ताकतों को हराइए। ये सवाल कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं करते, ये सवाल उन लोगों से नहीं करते जो तारिक भाई अपना गठबंधन बनाए जा रहे हैं, उनसे नहीं करते। 2002 में गुजरात के राइट्स हुए, उस वक्त कौन किसके साथ था? हमारी नजर में मोदी और BJP में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। और हम यकीनन RSS BJP के खिलाफ थे और रहेंगे। हम सीमांचल के डेवलपमेंट का मुतालबा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अनवर साहब, मैं पहले जवाब आपसे ले लूं, फिर मैं लौटूंगी ओवैसी साहब, क्योंकि आपके इस फैसले का भाला सीधे महागठबंधन पर लगेगा। इस पर आपका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले अनवर साहब, ये पैसे की थ्योरी कहां से आई जो आपके प्रवक्ता अजय आलोक कह रहे हैं? कैसे साबित करेंगे आप? देखिए अंजना जी, ये जनरल परसेप्शन है, और बिहार में ही नहीं पूरे मुल्क में, कि ओवैसी साहब जो कुछ भी कर रहे हैं उसका फायदा BJP को होगा। और जनरल परसेप्शन है, ये लोग कहते हैं कि कोई इनका डील BJP से हुआ है। अच्छा। एक बार कहते हैं नहीं लड़ेंगे, एक बार कहते हैं लड़ेंगे, और इस तरह की जो इनका सपना है कि हम पोलराइज कराएंगे, तो न हिंदू पोलराइज होने वाला है, न मुसलमान पोलराइज होने वाला है। डील क्या होता है अनवर साहब को डील क्या होता है? बिहार की डील क्या चीज है? डील क्या चीज है सर? डील अरे अंदरूनी तालमेल, छुपा रिश्तम, साठगांठ नहीं होता है। तो वो भी समय आने के बाद ये हो जाएगा। और देखिए महाराष्ट्र में भी जो कुछ हुआ, तो सब लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने इनके जो भी स्टेप्स हैं उनका बेनिफिशियरी तो BJP है। वहाँ जो सेकुलर फोर्सेस हैं उनको हराने के लिए जा रहे हैं। तो आपके मुताबिक कोई और खड़ा ही ना हो चुनाव में? महागठबंधन वहां खड़ा है, इसलिए कोई और हो ही नहीं चुनाव में। और खास तौर पर जब आपके मुस्लिम मतदाता को कोई पहुंच सकता है, तो कोई खड़ा ही ना हो चुनाव में, नहीं तो वो सब एजेंट कहलाएंगे, BJP के पैसे लिए हुए कहलाएंगे। हाँ सर। अंजना जी सर, जो वैचारिक बात है वो RSS जो है उसी का दूसरा ये पहलू है। अच्छा। एक तरह की सांप्रदायिकता दूसरे तरह की सांप्रदायिकता को बराबर मदद करती है। अच्छा, ठीक है। जिस तरह से मोदी जी जब हिंदुस्तान में होते हैं तो सरहद के उस पार के लोग कहते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, मोदी जी वहां रहें तो हमारे लिए अच्छा है।
तो इनके भाई खास करके जिस तरह की बात, फ्यूरियस बात, जिस तरह की भड़काऊ बात बोलते हैं, तो बिहार जान लीजिए न 1946 में न 1937 में जो कम्युनल फोर्सेस हैं, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं, मुस्लिम फिरका परस्त ताकतें हैं, तो उनके खिलाफ यहाँ के मुसलमान जिस तरह से हिंदू महासभा, उस तरह से जिन्ना की पॉलिटिक्स के खिलाफ बिहार में लड़े हैं। और अब तो इनको पूरे देश के लोग इस बात को समझने लगे हैं। और बिहार के बाद आप जान लीजिए कि इनको फिर कहीं जगह नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, आपने भविष्य भी बता दिया। संबित पात्रा जी, खुश तो बहुत होंगे आप, लेकिन अनवर साहब कह रहे हैं कि आपकी कोई डील हो चुकी है। क्या डील हुई है? माननीय सांसद बता रहे हैं डील हुई है। डील पे तो मैं बाद में, देखिए वो डील वील के बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले मैं एक आपत्ति दर्ज करूं। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मगर अली अनवर साहब ने भी बातों बातों में कहा कि जब मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो सरहद के उस पार अर्थात पाकिस्तान में बड़ी खुशी मनाई गई कि अच्छी बात है कि मोदी जी बन गए। इसका तात्पर्य आप समझ रही हैं? इसका तात्पर्य है कि मोदी जी, जिसको कि ये लोग कहते हैं कि मुसलमान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान इसलिए खुश हो रहा है कि देखिए हिंदुस्तान के मुसलमान भड़क जाएंगे तो हमारे लिए बड़ा आनंदमय परिस्थिति पर उत्पन्न होगी। तो क्या अली अनवर साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं, आपको मैं समझ गया हूं, और आपको हिंदुस्तान भी अभी समझी जो आपने बताया कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पाकिस्तान बड़ी खुश है। उसका सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपने इतना कमजोर सोचा हुआ है? आप तो खुद एक मुसलमान हैं मेरे भाई। आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्यों खुश है? आप ये समझा दीजिए, आप ये समझा दीजिए पहले, बाद में डील विल देखेंगे। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुसलमान खुश हैं कि उनकी राजनीति वहां चलेगी। क्यों खुश है? आप जैसे लोग, कट्टर लोग यहाँ कैसे चलेगी? तो वहां कैसे चलेगी ये बताइए। पाकिस्तान नहीं अंजना, भटक रहे हैं हम, विषय से भटक रहे हैं। संबित जी आपको रोक रही हूँ मैं एक बार, आपको मैं रोक रही हूँ। नहीं, आपको मैं रोक रही हूँ। ओवैसी साहब, आपके इस फैसले का भाला सीधे महागठबंधन पर लगेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक सेकंड सर, संबित जी प्लीज, एक वाक्य के इर्द गिर्द मैं अपना वक्त ना बर्बाद करूंगी ना दर्शकों का वक्त। एक सेकंड प्लीज, आपने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी, अब मैं लौटूंगी आपके पास थोड़ी देर में। ओवैसी साहब, संबित पात्रा जी प्लीज, संबित जी प्लीज, के कट्टरपंथी मुसलमान खुश हो रहे हैं। आपने आपत्ति दर्ज कर ली, हो गई बात। ओवैसी साहब देखिए, इक्वेशन बड़ा क्लियर है। सीमांचल में 25 सीटें हैं, 4 सीटें जिसमें 2010 के लोग अगर विधानसभा चुनाव को देखें तो 13 सीटों पर बीजेपी जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव को देखें तो 4 पर हार गई थी। इसमें किशनगंज जैसी सीट है जहां 70% मुस्लिम है। तो आप एक खास किस्म के, खास समुदाय की राजनीति तो कर रहे हैं साहब, अगर आप ये फैसला ले रहे हैं कि आप वहीं से लड़ेंगे। और आपके इस फैसले का भाला सीधे महागठबंधन को लगेगा। उनका ये कहना है कि बीजेपी वर्सेस रेस्ट में आप बीजेपी को फायदा दे देंगे। इस सबसे पहली बात तो यह है कि मैं सीमांचल के डेवलपमेंट, सीमांचल के नाइंसाफी की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कहां कर रहा हूं। सीमांचल में हर मजहब के लोग रहते हैं, पिछड़े लोग रहते हैं, दलित रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी हमने तय नहीं किया कि कितने सीटों पर हम लड़ेंगे। तीसरी बात यह है कि जो रिजल्ट आया वहां पर लोकसभा का, उसका जिम्मेदार कौन है? और सीमांचल की आवाम जानती है कि जिन लोगों ने उनका एक्सप्लॉयटेशन किया वो उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, उनके खिलाफ फैसला देंगे। ये और कम्युनिस्ट पार्टी खड़े हो रही है, उनसे कोई सवाल नहीं करता। तारिक भाई इरादा बना रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता। ये महाराष्ट्र की बात करते हैं, ये पढ़े लिखे हैं जरूर है, मगर इनको समझना चाहिए कि महाराष्ट्र में 60 लाख मुसलमानों ने वोट दिया तो 55 लाख वोट कांग्रेस और एनसीपी को गए। उनके वोटर भाग गए, मराठा, ओबीसी। तो मैं जिम्मेदार हूं। हर जगह आप लोग हार रहे हैं तो मैं जिम्मेदार हूं। आप झारखंड में हार गए, मैं जिम्मेदार हूं। मैंने डील की, 280 पर बीजेपी कामयाब हो गई, किसने डील की? आप जम्मू कश्मीर हार गए, मैंने डील की। मध्य प्रदेश और राजस्थान का म्युनिसिपल इलेक्शन हार गए, व्यापम पुकारने के बाद भी। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीपी स्वीप कर गई, मेरी डील हुई। कितनी जगह मेरी डील करेंगे? अरे आप में कैपेसिटी नहीं है, आप में क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप में ताकत नहीं है, आप में कोई कॉम्पिटेंस नहीं है।
और आप अपनी पूरे कमजोरियों का, अपनी हर तरह की कमजोरी को लाकर मेरे कंधे पर रख रहे हैं। देखिए, बिहार की आवाम तय करेगी, बिहार की और सीमांचल की आवाम तय करेगी कि कौन उनका एक्सप्लॉयटेशन किया। एक यूनिवर्सिटी नहीं है, क्यों नहीं बना यूनिवर्सिटी? मेरी वजह से नहीं बना यूनिवर्सिटी। आप बिहार में सबसे ज्यादा बीपीएल सीमांचल में मेरी वजह से बीपीएल है। ये तमाम मिस गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार बीजेपी और आरजेडी, नीतीश और क्या असदुद्दीन ओवैसी बिगाड़ेंगे लालू नीतीश का खेल? इधर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे और इतने में ही अजय आलोक, जेडीयू के प्रवक्ता, कहते हैं कि कोई डील है, पैसे तक की बात करते हैं, आरएसएस का एजेंट कहते हैं दिग्विजय सिंह और वो तमाम ऐसे आरोप। और इन्हीं के बीच मेरा सवाल आपसे ये अली अनवर जी कि क्यों डरते हैं आप ओवैसी से? नहीं, हम डर कहाँ रहे हैं अंजना जी, हम डर कहाँ रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि इनकी वोट कटवा की स्थिति होगी। और समझ रहे हैं, एक साहब थे कि ऐसा पानी पीते हैं कि अल्लाह मियाँ भी नहीं जानता, रोजा भी रखने की बात कर रहे थे और पानी के अंदर डुबकी लगा करके पानी भी पी रहे थे, टेंगरा अटक गया गर्दन में। तो बिहार तो टेंगरा अटकाने वाला है ना। आज जिस तरह से गुजरात के विकास मॉडल की पोल खुल गई, उस तरह से हैदराबाद के जन्नत की हकीकत सबको मालूम है। वहां मुसलमानों की क्या हालत है, वहां किस तरह की गुर्बत है, उस तरह की जहालत है। ये बात और है कि कोई बड़ा बड़ा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल करके और जवाब लेते हैं 1 करोड़ 75 लाख में एडमिशन लेता है, कमाई करता है, ये बात अलग है। तो ये सब कहना है कि आप हैदराबाद बदल नहीं पाए, बिहार बदलने निकले, महाराष्ट्र में हो गया। ठीक है सर, जवाब सुनिए। उनका कहना है कि हैदराबाद आप बदल नहीं पाए, आप बिहार बदलने निकले हैं। ओवैसी साहब, बिहार दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, ना बीजेपी की दाल गलने वाली है, ना हिंदू फिरका परस्त की, ना मुस्लिम फिरका परस्त। जवाब सुनिए जी ओवैसी साहब। देखिए, हमारी जो पॉलिटिक्स है, हम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ हैं। हमारी पॉलिटिक्स ये नहीं है कि अडवाणी अच्छे हैं और मोदी खराब है। हमारी नज़र में अडवाणी भी अच्छे नहीं है और मोदी भी अच्छे नहीं है। हमारी नज़र में 2002 में जब बीजेपी के साथ रहे, उस वक्त जब गुजरात में तबाही हो रही थी तो किसी का दिल नरम नहीं पड़ा। तीसरी बात, वो हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद में सीमांचल के 11-12 साल के बच्चे, मैंने कैंपेन चलाया चाइल्ड लेबर के खिलाफ। मुझे अफसोस इस बात का है कि किसी के मां के ऊपर क्या पत्थर रखकर वो अपने 11-12 साल के बच्चों को सीमांचल से हैदराबाद भी जाते हैं और यहां पर आकर जरी का काम करते हैं। 800 से 1000 बच्चे जो आपके टीवी चैनल पर दिखाया गया, वो सीमांचल से क्यों आते हैं यहां पर? आखिर क्यों सीमांचल के 16-17 साल के बच्चे हैदराबाद में कंस्ट्रक्शन साइट पर पत्थर क्यों फोड़ रहे हैं? और पांचवी बात यह है कि जब गुजरात की आप बात नहीं करना चाहते, आप कुछ नहीं करना चाहते और बोलते दाल नहीं गलेगी। ठीक है, दाल नहीं गलेगी, किसकी गलेगी, किसके गले का हार बनेगा, वो सीमांचल की आवाम तय करेगी। देखिए, सीमांचल की तरफ से ना तो उर्दू एकेडमी, ना हज एकेडमी, ना शिया सुन्नी वक्त एक आदमी सीमांचल में नहीं है। सबसे बड़ा पसमानदा इलाका सीमांचल का है। और आप बात करें डेवलपमेंट की, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं सीमांचल में इलेक्शन लड़ूंगा, इन मुद्दों को आवाम के सामने रखूंगा, आवाम पसंद करेगी तो कामयाब करेगी। ठीक है, थोड़ा मैदान आगे है। अली अनवर साहब पसमानदा मुसलमान सीमांचल में भी है, क्यों नहीं वहां से किसी को एमपी बनाया गया जेडीयू की तरफ से? ठीक है, जवाब दीजिएगा अनवर साहब आप भी, और संबित पात्रा जी आपके पास भी फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आप। असदुद्दीन ओवैसी ने यह फैसला लिया है कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सीमांचल में लड़ेंगे। इस तरफ जेडीयू आरजेडी से जबरदस्त प्रतिक्रिया इस पर आ रही है, बीजेपी के एजेंट तक उन्हें कहा जा रहा है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है संबित पात्रा जी कि इस फैसले से आपको खुशी जरूर होगी, क्योंकि अगर वाकई इनके दावों में दम है तो हिंदू वोट कंसोलिडेट होगा, ध्रुवीकरण होने से आपको फायदा होगा इस फैसले में। लेकिन आपका कितना हाथ है, इस पर आपकी सफाई जरूर आनी चाहिए, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी का यह आरोप है कि आपने डील की है। डील पर जवाब नहीं आया आपका।
देखिए अंजना जी, अभी मैं सुन रहा था, अली अनवर साहब कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं और उनकी पार्टी जो है वो टंगड़ी अड़ा रही है। ये बिहारी में हम लोग कहते हैं टंगड़ी, मतलब पैर अड़ाना, टंगड़ी अड़ा रही है और वोट कटुआ है। आप बताइए, थोड़े दिन पहले तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के टंगड़ी में अर्थात पैर में पड़े हुए थे और कह रहे थे ये सबसे बड़े सेक्युलर नेता है पूरे हिंदुस्तान के, और आज जब ये इन्हीं के घर में घुस गए हैं तो वो टंगड़ी अड़ गई है। दूसरी बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, मुझे पढ़ इंसान हूं मैं। एक सेकंड, मुझे पढ़ इंसान हूं मैं। अगर ये सुशासन बाबू और जंगल राज बाबू इन दोनों ने इंसान को पढ़ लिया होता ना, तो आज ये हिंदू मुस्लिम का झुंझुना बजा के परेशान नहीं हो रहे होते। इनका क्या हश्र होगा मैं बता रहा हूं। कोई चुनाव लड़े नहीं लड़े, अंततः ये चौराहे पे खड़े होंगे, खाक छान रहे होंगे, ना ये हिंदू होंगे ना ये मुसलमान होंगे। ओवैसी जी खुश, ओवैसी जी से आज तो खुश होंगे आप संबित जी? नहीं, आज हम खुश इस बात से हैं कि जो सेक्युलरिज्म का चोगा पहन के सेक्युलर कर रहे थे, उनका चोगा उतर गया है। ये सब लोग सेक्युलर बने हुए थे और देखिए सेक्युलरिज्म की लड़ाई। आज डिबेट में मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, 2 विंडो रख के इन दोनों को लड़वा दीजिए तो सेक्युलरिज्म का पोल अपने आप खुल जाएगा। अच्छा, आधे घंटे के अंदर हिंदुस्तान देख लेगा कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। मांझी जी को आप मना नहीं पा रहे? वो क्यों मान गए हैं मांझी जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई, घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, टल गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, टल गई। वो भी बढ़िया हो जाएगा, वो भी बढ़िया हो जाएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। हम सब साथ साथ हैं, हमारे घर में कोई चिंता नहीं। ओवैसी जी, आपका पूरे हिंदुस्तान को लेकर खबर ये आ गई है कि आज सीटों पर सहमति नहीं, मामला टल गया है। हालांकि संबित जी से जितना भी इस पर बात करूंगी वक्त जाया होगा, क्योंकि वो कहेंगे कल परसों ये होता रहेगा। मैं मुद्दे पर वापस आना चाहती हूँ। ओवैसी साहब, पूरे राष्ट्र में मैं आपकी राजनीति को समझने की कोशिश करना चाहती हूँ। आपने बिहार को चुना, बिहार में भी सीमांचल को चुना, जहां पर किशनगंज में 70% मुसलमान, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में 40% मुसलमान। क्या एक खास किस्म की राजनीति करके जो आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका रोड मैप क्या है हिंदुस्तान में AIMIM का? मैं फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूं कि सीमांचल में ही हम इलेक्शन लड़ेंगे। सीमांचल में तमाम मज़ाहिब और तमाम फ़िरक़े और बरादरी के लोग रहते हैं। इसको आप सिर्फ मुसलमानों की नज़र से मत देखिए। सीमांचल में इंसान रहते हैं जिनसे इंसाफ नहीं हुआ। सीमांचल की नाइंसाफ़ी के लिए जहां पर JDU, RJD, कांग्रेस और BJP भी जिम्मेदार है। रहा सवाल रोड मैप का, तो मुझे क्या इलेक्शन लड़ने का इख्तियार नहीं है? क्या ये लोग चौधरी हैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के कि मैं इनसे जाकर भीख मांगूं कि भैया मुझे इजाजत दीजिए, मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूं? हिंदुस्तान की आवाम तय करेगी, हिंदुस्तान की आवाम जिसको चाहे वोट डालेगी। अगर मैं उत्तर प्रदेश जाकर कैसे तय किया? एक सेकंड सर, आपको टोक रही हूं बीच में, लेकिन ओवैसी साहब, ये आपने कैसे तय किया कि सीमांचल ही सबसे पिछड़ा इलाका है और यहीं पर बस मुझे चुनाव लड़ने चाहिए? बिहार का ऐसा कौन सा टेस्ट आपने किया जिससे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सीमांचल में ही सबसे ज्यादा पिछड़ापन है? मैं आपको, मुझे आधा मिनट दीजिए सिर्फ। देखिए, सीमांचल जो पूर्णिया डिवीजन है बिहार का, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, एम्पिरिकल डेटा के साथ कह रहा हूं कि सबसे बैकवर्ड है। एक यूनिवर्सिटी सीमांचल में नहीं है, एक मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अली अनवर साहब, आप मुझ पर बहुत बड़े इल्जामात लगा रहे हैं जो झूठ पर मुबन्नी है। एक मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए ना सीमांचल में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दीजिए। कितने हाई स्कूल हैं, कितने हाई स्कूल हैं सीमांचल में, बता दीजिए। सेहत में कितने डॉक्टर्स हैं, कितने हेल्थ सोसाइटी का ग्रांट मिलता है। चावल की पैदावार किशनगंज में कितने रकबे पर होती है और उसके बनिस्बत दूसरे इलाकों में, कैमूर में कितनी होती है। डेटा पूरा मेरे पास है। अगर इस डेटा को सामने रखेंगे, आवाम के सामने रखेंगे हम, स्कॉलरशिप नालंदा में ज्यादा मिलती है और सीमांचल के किशनगंज में नहीं मिलती। ये तमाम चीजें हैं। और रोड मैप की आप मुझसे बात कर रही हैं, यकीनन मेरा रोड मैप यह है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत मुझे इस बात की इजाजत देती है कि मैं अपनी आवाज को उठाऊं, मैं अपनी आवाज को उठाऊंगा। अगर इतना डर रहे तो उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग का परमिशन नहीं देते मुझे। दीजिए ना परमिशन। अगर मैं गलती करता हूं तो केस बुक करिए मुझ पर।
पोल खुलने का डर है अनवर साहब? नहीं, देखिए ये उत्तर प्रदेश नहीं है। हम लोग ये जितना मीटिंग करे, कहाँ हम लोगों ने रोका मीटिंग करे। हम लोग कह रहे हैं कि ये जिस तरह की ये और इनके भाई साहब जिस तरह की बात बोलते हैं, तो वो पोलराइज कराने के लिए इधर तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है मुसलमान में। असल इनकी नजर है और बीजेपी को असल फायदा ये है कि हिंदू भाई पोलराइज करेंगे, वो होने वाला नहीं है बिहार में। बिहार के लोग जानते हैं। और ये तो वहां कह रहे हैं तो वहां कॉलेज भी है, वहां यूनिवर्सिटी भी है। यही फर्क है। फर्क इतना ही है कि यहाँ 1 करोड़ लेकर के 75 लाख लेकर के इनकी तरह माने वहां एडमिशन नहीं होता है मेडिकल में और इंजीनियरिंग में। ओवैसी जी, वहां सब कुछ है, लेकिन यहाँ तिजारत नहीं होता है। अली अनवर शिक्षा का तिजारत नहीं होता है। गरीब लोग भी पढ़ते हैं। जवाब सुनिए सर। हाँ, ये बताएं कि बिहार के कितने लोगों को अली अनवर या हिंदुस्तान के कितने मुस्लिम बच्चों को इन्होंने बिना डोनेशन के अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है? ये बताएं बिहार का। हम लोग उसको ला करके खड़ा कर देंगे। अनवर साहब, ओवैसी साहब, सीमांचल के इलाके में एक भी गवर्नमेंट का मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अरे जरा इतना उताले क्यों हो रहे? सुनिए ना, अभी तो शुरुआत है। जब आऊंगा सीमांचल में तो कान में रुई रखना पड़ेगा। अली अनवर, अभी सुनो, सीमांचल में आपने कौन सा मेडिकल कॉलेज खोला, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज खोला? सीमांचल में आप बताइए कितने टीचर्स हैं, और वही बता दीजिए बेगूसराय में कितने हैं। सीमांचल अरारिया और बेगूसराय में आबादी उतनी है। सीमांचल प्राइमरी स्कूल में बेगूसराय में 11,000 और यहाँ पर सिर्फ खोल रहे हैं। कभी 9,130। अभी कभी आए कि यहाँ कॉलेज खोलेंगे? फिक्र मत करो। राजनीति की फसल काटने के लिए आए हो? अरे इतने परेशान क्यों हो रहे अली अनवर? छोड़ो ना, जब हम यहाँ पर कॉलेज बनाएंगे तो इंशाल्लाह सारी दुनिया में बनाएंगे। अरे मिस्टर वैसी, कोई परेशान बिहार में होने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, तो रात में सो जाइए आराम से। क्यों परेशान हो रहे? पेट में क्यों तकलीफ हो रही है? डेमोक्रेसी है। हम सीमांचल की पसमानदगी हम जाकर सीमांचल की आवाम में रखेंगे। सीमांचल की आवाम फैसला करेगी। उसको हजम करने का मुस्कुरा रहे हैं बगल में आपके। उनको दवा खा लीजिए डील को हजम करने का। बिहार के लोग सब जानते हैं आपको। अली अनवर, आप अगर आप में मर्दानगी है तो आप खुल के बोलिए। मैं आपके खिलाफ केस बुक करूंगा। सुनिए, मैं आपको क्रिमिनल डिफॉर्मेशन आयद करूंगा आप पे। आप फिक्र मत करिए। आप ये बता दीजिए, अगर आपके प्रूफ है। हिंदुस्तान की जमहूरियत के कोई ठेकेदार नहीं बन सकते। मैं यकीनन लड़ूंगा इलेक्शन। अभी तो शुरुआत सीमांचल से हुई अली अनवर, पूरे बिहार में भी जाएंगे इंशाल्लाह। फिक्र मत करो आप ना। क्यों इतने परेशान हो रहे? फिर आप क्यों इतने परेशान हो रहे? कभी आकर हैदराबाद के गली कूचों में देखो कि सीमांचल का नौजवान गुर्बत के मारे यहां पर आकर बच्चे 11-12 साल के बच्चे जरी का काम करते हैं। उनको हम ट्रेनों में बिठाकर वापस भी जाते हैं। कभी आकर यह भी तो जवाब दो कि आखिर तुम्हारे 10 साल के बेहतरीन राज में हिंदुस्तान के गली कूचों में भीख क्यों मांग रहा है? होटलों में जाकर क्यों काम करते हैं बच्चे? देखे हैं, और एक भी लीडर नहीं है। हम लोगों ने गली कूची में लीडर पैदा किया है। आपने एक आदमी को वहां खड़ा नहीं होने दिया है। हैदराबाद में आपके फैमिली के अलावा एक भी मुसलमान खड़ा नहीं है। हमारा एक एमएलए है, सबसे ज्यादा एमएलए हम लोग देते हैं वहां से। संबित पात्रा जी, 2010 के विधानसभा चुनाव में सबसे आगे थे आप। 13 सीटें थी आपके पास और सबसे करीब आपके जेडीयू 4 सीटों के साथ। 2014 आते आते लोकसभा में 4 लोकसभा सीटें आप वहां पर हार गए। तो सीमांचल आपके लिए भी आईना है। कोई नहीं उस आईने में इस बार चमकेंगे। 24 की 24 सीट ला के दिखाएंगे। आप देखिए, एक बहुत अच्छी कविता मैंने निकाली है, श्रीकांत वर्मा जी जिन्होंने मगध के ऊपर कविता लिखी है। चाहता तो किसी और के मत्थे मढ़ सकता था, लेकिन कैसे मढ़ सकता था? जो मढ़ेगा वो कैसे गढ़ेगा।
हम किसी के मत्थे कुछ नहीं मढ़ेंगे, हम बिहार को गढ़ेंगे। इन दोनों को कहिए ये आपस में एक दूसरे के मत्थे मढ़ते रहें और हिंदुस्तान में जो असली चेहरा है धर्मनिरपेक्षता का, वो आज हिंदुस्तान की जनता देखेगी। अंजना जी, लास्ट में 10 सेकंड में मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़े दिन पहले जेडी और आरजेडी कह रही थी ये जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस आया है इसको क्यों नहीं रिलीज किया जाता है। उसके बाद जब रिलीजियस डाटा आ गया, रिलीजन के आधार पर सेंसस आ गया, तो ये बोल रहे थे साजिश है जो इसको रिलीज कर दिया। आप बताइए, जाति का डाटा आ जाए तो वो साजिश नहीं, उसको जल्दी रिलीज करो। धर्म का डाटा आ जाए तो वो साजिश है। जो बांटने की कोशिश कर रहे थे आज उनके सामने बांटने का आईना खड़ा है ओवैसी बनके, तो ये डर गए हैं। चलिए ठीक है, आंकड़े, लेकिन जिसकी आपने बात की, आंकड़े कभी बेईमान नहीं होते हैं, उसकी कलाबाजी अक्सर बदनीयती से की जाती है। ओवैसी साहब, क्या कहेंगे आप सीमांचल के लोगों से? क्या मॉडल है आपके पास, किस वजह से वो आपको वोट दें? हम सीमांचल की आवाम की जो दिल की आवाज है, जो सीमांचल के नौजवानों में जो मायूसी है, जो माओं में इतनी तकलीफ है कि अपने 11-12 साल के बच्चों को हैदराबाद जैसे शहरों में भिजाकर काम के लिए मजबूर होती है, उन सब से हम कह रहे हैं कि सीमांचल की कोई आवाज उठाने वाला बिहार के असेंबली में हो। हमारा डिमांड ये होगा कि आर्टिकल 371 के तहत एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बने, ताकि वो एक गारंटी होगा सीमांचल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ये बहुत जरूरी है। बिहार में यकीनन पिछड़ा है, मगर उन तमाम में पूर्णिया डिवीजन सबसे बुरा हाल है। यहाँ पर सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हेल्थ इंडिकेटर्स, इरिगेशन के पैरामीटर्स तमाम के तमाम लोवेस्ट हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि रीजन के डेवलपमेंट के लिए रीजन के नुमाइंदे कामयाब होकर जाएंगे और वो अपनी आवाज को उठाएंगे बिहार की असेंबली में। चलिए ठीक है, अली अनवर जी, चलते चलते एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे, हाँ या ना में, कम से कम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ एक कोई नया प्लेयर आता है अपनी चुनावी राजनीति आगे ले जाने के लिए, आपको खुली बाहों से स्वागत नहीं करना चाहिए? क्यों जबरदस्ती बिना प्रूफ का आप किसी को किसी का एजेंट कह देंगे? नहीं, देखिए, दरअसल जो ओवैसी साहब और इनकी फैमिली जो जिन्ना बनने का सपना देख रही है, तो बिहार के लोग जो हैं हर तरह की, हिंदू मुसलमान दोनों, हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ रहे, हर तरह की टुकड़ा है ना हम लोग। आपका रुख इन्हीं दो लाइनों से हम समझ गए, आपका रुख हम इन्हीं 2 लाइनों से समझ गए, लेकिन वक्त की कमी है, इसीलिए हमें इस बहस का यहीं पर अंत करना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए।